हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट में आता है। तो सबसे बेसिक टॉपिक है, इसको बिना समझे हुए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग बॉन्डिंग से आप क्या समझते हैं? बॉन्डिंग का मतलब है दो एटम्स किसी तरह से, दो या अधिक एटम आपस में जुड़ जाए, बॉन्ड हो जाए उनके बीच में। बॉन्ड मतलब एक बंधन बन जाए, एक उनके अंदर जुड़ाव हो जाए। तो दो एटम आपस में क्लोज कब होंगे, कब वो बॉन्ड बनाएंगे? तो उसको एक समझने के लिए सिंपल हम लोग अगर भाषा में समझना चाहें तो सपोज करिए हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बी ने ए को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो दैट दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उनके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दैट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ए ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है, इसलिए आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि नेचर का लॉ है कि एक पॉजिटिव स्पीशीज एक नेगेटिव स्पीशीज के पास जाती है, उससे जुड़ती है, वो उसके बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है। उस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन्होंने एक दूसरे को पकड़ नहीं रखा है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। सेकंड आती है बात, अगर दोनों एटम्स ए और बी के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स ही हों, तो उस केस में ए और बी दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं होगा। तो फिर वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और दोनों बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ए कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, कोई पूछेगा तो मैं दोनों अपने ही बताऊंगा। उसी तरह से जो बी है वो भी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने में काउंट करता है। तो इस तरह से दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अलावा 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8-8 हो गए। इस केस में जो बोथ द एटम, जो दोनों एटम्स हैं, वो इस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और उस वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, सिर्फ वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको दोनों ने पकड़ के रखा हुआ है, इस वजह से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम जो है उसके पास सपोज करिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्टेट रूल से ए जो है वो बी को नहीं दे सकता, क्योंकि ए जो है अपने आप में स्टेबल है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। उस केस में ए जो है वो बी के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है, लेकिन वो उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो ए का ही होता है, यानी बी उसको अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स में काउंट जरूर कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग ए को ही करते हैं। उस केस में एक तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एक ही एटम ए के द्वारा दिए गए हैं। तो उसमें ए जो एटम होगा उसे हम लोग डोनर कहेंगे, बी को हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। अब ये तो बात हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम आते हैं कि बॉन्ड जो है वो एक्चुअली बनता कैसे है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें वो अट्रैक्शन कहाँ से आता है, कैसे वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, और जो उसको क्लियर करने की कोशिश किया उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो जो डिफरेंस है वो है दो तरह का। एक में जो है हम ये मानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनमें हैं, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं प्योर ऑर्बिटल्स, और उनके ओवरलैपिंग से जो है एक बॉन्ड बनता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ओवरलैप नहीं करते, बल्कि वो पूरे पूरे आपस में मिक्स हो जाते हैं, और आपस में मिक्स होकर के जैसे हम आटा गूंथते हैं और आटे की 2 गोलियां वो मिक्स हो जाए, उस तरह से वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के 2 ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उसमें एक की एनर्जी बहुत कम होती है, यानी ओरिजिनल ऑर्बिटल से कम होती है, और एक ये एनर्जी ओरिजिनल ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। जिनकी कम होती है उन्हें हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिनकी अधिक होती है उन्हें हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इस थ्योरी को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। तो बेसिकली ये 2 तरह की थ्योरीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही एडवांस होकर के हम लोग सबसे पहले इसमें जो है ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, फिर थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, फिर इसी में हम लोग आगे वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये हिटलर एंड लंदन ने इसको सबसे पहली बार दिया था, और उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो थोड़ा, इसका एक वेव फंक्शनल फॉर्म भी है, वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वो अकेले ही थोड़ा सा समझाने वाला टॉपिक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो प्योर ऑर्बिटल्स की मानते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने लिया है
एस ऑर्बिटल जो वो स्फेरिकल होता है, तो दो एस ऑर्बिटल्स हैं, स्फेरिकल हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग इस तरह से दिखाई गई है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड है, एस और पी की ओवरलैपिंग इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसी तरह पी और पी की देख सकते हैं, लेकिन पी और पी में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। अगर दोनों पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस पे ओवरलैप करें तो एंड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है, इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर दोनों पी ऑर्बिटल्स अलग अलग एक्सिस पर ओवरलैप करें, अलग अलग एक्सिस वो बिलोंग करें और ओवरलैप करें, तो उस समय जो ओवरलैपिंग होगी वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के मतलब मॉलिक्यूल के एक्सिस के ऊपर और नीचे होगी, यानी प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। इसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है, क्योंकि वो स्फेरिकल है, वो एक डायरेक्शन में नहीं है, जबकि पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होने के कारण एक दिशा में लंबा है। तो जो ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल की होती है वो बेटर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में है, वो स्फेरिकल नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, बॉन्ड उस डायरेक्शन में बना यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर की बात करती है। वो कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स होगी तो स्ट्रॉन्गर होंगे। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होनी चाहिए और वो अनपेयर्ड ही होनी चाहिए। इस चीज की बात भी ये थ्योरी करती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अभी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ये बात कहती है ये थ्योरी, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियाई उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों न्यूक्लियाई आपस में जुड़ गए हैं। अदरवाइज दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन क्योंकि उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर आ गया, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका जो रिपल्शन है वो खत्म हो जाता है और वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी बात ये थ्योरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है दो है, ऑक्सीजन एक है। दैट मीन्स दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 को आपने लिखा तो ये जो 1s2 तो इंटरनल शेल हो गई, 2s2 2p4 जो ये आउटर मोस्ट शेल है इसी को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, क्योंकि यही जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। अब 2s2 2p4 को मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो P के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1s1 ही इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और यहाँ पे इनके बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। दिखाया है मैंने। एक s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है और तीन p ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz तीन प्लेन्स में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर px में मैंने एक अनपेयर दिखा दिया और एक अनपेयर दिखा दिया pz में, py में हमने लोन पेयर रख दिया है जो p में है और s में भी लोन पेयर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो p ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन से वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो आप ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो बॉन्ड एंगल हमको यहाँ पर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बॉन्ड एंगल होता है H2O का वो अराउंड 104.5 होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है ये मिसमैच होता है। तो इस जो कमी थी इसको रिमूव करने के लिए थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती है जो इसको एक्सप्लेन करती है। इसी तरह से अगर आप मीथेन की बात करें तो मीथेन में भी सेम कंडीशन है। मीथेन में भी जो कार्बन है उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में है, लेकिन उस आधार पर भी अगर हाइड्रोजन उससे ओवरलैप करता है तो वहां पर भी जो है दो तरह के बॉन्ड हमको मिलने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो मीथेन के चारों बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, चारों बॉन्ड जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। तो इस थ्योरी को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करना पड़ा हमको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन की भी जो वैलेंस शेल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है। इस हिसाब से इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि मीथेन में इसको 4 हाइड्रोजन से जुड़ना है, CH4। तो 4 हाइड्रोजन के लिए इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में यानी कि p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से उसके 2s और 2p दोनों में इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में अवेलेबल हो जाते हैं, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे 4 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। थ्योरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड के अनुसार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चारों ओवरलैप करेंगे। तो लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो बॉन्ड बन रहा है s ऑर्बिटल के ओवरलैप से, यानी कार्बन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और दूसरे तीन बॉन्ड बन रहे हैं जिसमें कार्बन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ।
यानी एक बॉन्ड तो बनता है आपका 2s 1s टाइप का, और 3 बॉन्ड्स बनते हैं 2p 1s टाइप के। जबकि ऐसा नहीं है, हमको पता है कि मीथेन में चारों बॉन्ड्स जो है वो इक्विवेलेंट हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल के 4 ऑर्बिटल्स 2s और 2p, एक ऑर्बिटल है 2s और 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर के 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप आपस में बिल्कुल समान है, लेकिन वैलेंस शेल के जो पुराने ऑर्बिटल्स थे यानी 2s और 2p से ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो चारों ऑर्बिटल्स बने, इनका नाम हम लोग, क्योंकि एक s और 3 p के मिलने से बने, इनका नाम हम रखते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। मैंने तीनों के नीचे, चारों के नीचे sp3 लिखा है, मीन्स ये चारों ऑर्बिटल्स sp3 काइंड ऑफ होंगे। और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देन reproduction of same orbitals of same energy and shape। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस इनके लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल होगी। वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इस समय 4 ऑर्बिटल्स के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स होती है, और जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर की मैंने बात की वो होता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल। तो अब जो चारों बॉन्ड्स बनेंगे वो sp3 और h का 1s यानी sp3 टाइप का होगा, यानी चारों बॉन्ड्स अब इस आधार पर इक्विवेलेंट होंगे, और प्रैक्टिकली ऐसा पाया जाता है। यहाँ मैंने दिखाया है कि अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, और उस समय जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 कहलाता है। इस समय जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर 3 पॉइंट्स हैं, 3 एक्सेस हैं उसकी, और उनके बीच में अगर मैं सेंटर से मिला दूं ट्रायंगल के, तो जो एंगल बनता है वो कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 120 डिग्री होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, 4 ऑर्बिटल में टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, 5 ऑर्बिटल में। 3 जो एटम्स हैं, 3 जो बॉन्ड्स हैं वो आपके एक प्लेन में हो जाते हैं, और 2 जो बॉन्ड्स हैं वो उस प्लेन के अबव एंड बिलो होते हैं। उस समय जो ज्योमेट्री होती है उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 तरह के एंगल होंगे, एक तो ट्रायंगल वाला एंगल जो कि 120 डिग्री है, और दूसरे जो दोनों बॉन्ड्स ऊपर और नीचे लगे हुए हैं यानी एक्सियली लगे हुए हैं, उनका एंगल उस प्लेन के साथ 90 डिग्री। अगर 6 ऑर्बिटल्स होंगे तो जो बीच में प्लेट लगी हुई है, यानी जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे लगे होते हैं, और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बाकी बचे हुए 2 जो हैं वो एक ऊपर और एक नीचे लगते हैं, वो उस प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो 2 तरह के एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री। 7th है, आप अगर 7th ऑर्बिटल भी आ जाता है, उस समय जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 d3 हो जाएगा, और इस समय जो है बीच में पेंटागन होगा, ऊपर और नीचे जो है वो एक्सियली उस पर 2 बॉन्ड्स और जुड़े होंगे, उसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और उसका जो है वो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, और मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब यानी पेनिट्रेट ज्यादा करता है। उससे क्या होता है कि s ऑर्बिटल के ओवरलैप से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। तो s ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ज्यादा उस हाइब्रिडाइजेशन में रिएक्टिविटी घटती जाएगी, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन रिएक्टिविटी उसकी कम होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। जैसे अब आप मान लीजिए sp3 ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स हुए, 4 में से एक s है, तो 100 में से 25%, दैट मीन्स 25% s कैरेक्टर है। जबकि अगर हम sp की बात करें तो वहां 2 ऑर्बिटल्स हैं s और p, 2 में से एक s है, यानी 50% s कैरेक्टर है। तो 50% s कैरेक्टर में s ज्यादा हुआ और 25% s कैरेक्टर में s कम हुआ, इसलिए sp जो ऑर्बिटल होगा, sp जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देगा। साथ ही जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में होता है, दोनों एटम्स से बंधा हुआ होता है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में होता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो, क्योंकि मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे है, तो वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में पूरी तरह से नहीं होता है, और इस वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन ढूंढने वाली स्पीशीज को वो जल्दी दिखाई पड़ जाता है और जल्दी से उस पर अटैक हो जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर प्रोन टू अटैक होते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग CH4 NH3 और H2O इनके स्ट्रक्चर को हम लोग थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं,
तो आप देखते हैं कि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद इनके बॉन्ड एंगल्स अलग हैं। CH4 में बॉन्ड एंगल अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, जबकि अमोनिया में 107 डिग्री और वाटर में 104.5 डिग्री के अराउंड होता है। इस चीज को फिर ये थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है दैट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। इसी प्रकार से अगर आप B2 और O2 मॉलिक्यूल्स भी देखते हैं, तो सपोज हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमने देखा 2s2 2p4 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के दोनों एटम्स जो हैं वो ओवरलैप कर लेते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा वाला पाई बॉन्ड, क्योंकि एक p अगर p से p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो सेम एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा p ऑर्बिटल बचा उसकी एक्सिस इससे परपेंडिकुलर होगी, यानी अलग होगी, तो वो पैरेलल ओवरलैपिंग ही कर सकते हैं और वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन इस आधार पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो हमें मिलता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो पैरामैग्नेटिक होता है। इस चीज को भी ये थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बात आती है वेस्पर थ्योरी की। वेस्पर थ्योरी जो है वो सिडविक और पॉवेल ने 1940 में दिया था। उसके बाद 1957 में जिलेस्पी और नाइहॉल्म इन्होंने इसको पूरी तरह से डेवलप किया और इसके ऊपर वर्क करके फाइनल थ्योरी दी। इस थ्योरी में आपने देखा नाम है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन की थ्योरी। तो ये बात क्या आती है कि इस थ्योरी में ये कहते हैं कि जो एटम है उसकी वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है लोन पेयर, जो कि ऐसा पेयर जो ऑलरेडी उस एटम का ही है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो उस एटम को ही बिलोंग करता है। और दूसरा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग के बाद पेयर अप होता है। दैट मीन्स एटम में वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर के पेयर अप हो गए, तो उन्हें नाम दिया गया बॉन्ड पेयर। जैसे सपोज करिए हमने अमोनिया की बात की। अमोनिया में आपने देखा वैलेंस शेल में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 2s2 2p3 में जो दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है वो ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको मैंने ब्लू से दिखाया है। और p ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स एक जो ब्लू कलर के हैं वो अनपेयर्ड होते हैं नाइट्रोजन के केस में। जब हाइड्रोजन आता है तो उससे ओवरलैपिंग करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ग्रीन से दिखाए हैं। तो ऐसे इसमें अगर आप देखिए तो जो ब्लू कलर का पेयर है, यानी जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्लू हैं, वो हमने लोन पेयर बैलेंस शेयर, इस थ्योरी के अनुसार वो लोन पेयर हैं। जबकि जो बाकी तीन पेयर्स हैं जिसमें एक ब्लू और एक ग्रीन दिखाया हमने वो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आया है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोन पेयर होगा वो क्योंकि एक ही एटम का है इसलिए उसके ज्यादा अच्छे कंट्रोल में होगा, उसी के कंट्रोल में होगा, तो उसके न्यूक्लियस के पास होगा, उस एटम से करीब होगा। जबकि जो बॉन्ड पेयर है क्योंकि वो दो एटम्स के बीच में बंधा हुआ है तो वो नाइट्रोजन से थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि वो दोनों के द्वारा खींचा जा रहा है। नाइट्रोजन भी उसको खींच रहा है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन भी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड पेयर है इसकी तुलना में लोन पेयर एटम के ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसका रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो लोन पेयर से लोन पेयर का रिपल्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इस आधार पर हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आता है, क्योंकि इसके पास जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, एक जो s ऑर्बिटल है 2s और बाकी तीन ऑर्बिटल 2p वाले जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो चारों हाइब्रिडाइज तो होते हैं, चार नए ऑर्बिटल्स बनते हैं sp3। लेकिन अब sp3 जो है वो चारों के चारों अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज होने के बाद अब जो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपल करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। हाइड्रोजन जुड़ने के बाद तो जो लोन पेयर है उसके रिपल्शन के कारण जो हाइड्रोजन हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, वो आपस में करीब हो जाते हैं और जो बॉन्ड एंगल है वो घट करके 107 ही रह जाता है इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर्स मैंने लिख रखे हैं, इसको आप एक बार ड्रॉ करेंगे इसके आधार पर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के आधार पर। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज बताएंगे, जिससे मैं उसका सोल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल सकूं। इसको आप एक बार करिए। जैसे SF4 है, यहाँ पर SF4 या सिलेनियम क्लोराइड SeCl4, इनकी भी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर लगभग सेम से ही है। इनकी ज्योमेट्री जो आप निकालेंगे तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आती है, और क्योंकि इनके पास लोन पेयर बचता है इस वजह से जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है और एक टेट्राहेड्रल शेप बनता है बिगड़ा हुआ।
उसी तरह ICl3 में भी आप देखते हैं तो यहाँ भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन क्योंकि दोनों जो Cl हैं वो 2 Cl जो है वो एक्सियल पोजीशन पर और एक Cl केवल इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगता है, तो ये बेंट टी शेप बन जाता है। लोन पेयर रिपेल करता है तो पूरा सीधा तो नहीं है, 180 डिग्री एंगल पर तो नहीं होते हैं 2 Cl, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेंट ही टी शेप में आ जाता है। इसको आप करके देखेंगे। SF6 का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक बार आपको, इजी है बहुत। इसमें क्या करना है हमको, पहले हमने सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो होता है आपका 3s2 3p4। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि आपको हर एटम का कॉन्फ़िगरेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में वो किस ग्रुप में है। तो ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है, तो सल्फर का 3s2 3p4 होगा। अब हमने इसको किया S2p4 को हमने लिख लिया इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में, 2 p के फर्स्ट ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन p के सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल्स में लिख लिया हमने। अब आपने देखा s को यहाँ पर 6f से जुड़ना है, 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, 6 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके लिए इसके दोनों लोन पेयर जो हमें दिख रहे थे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और आगे बढ़ करके d ऑर्बिटल में पहुंच जाएंगे। d ऑर्बिटल में पहुंचते ही इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, sp3 d2 पहुंच रहा है और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर बिल्कुल रेगुलर होगा, इसमें कोई भी इरेगुलरिटी ऑब्जर्व नहीं होगी। मैंने XeO2F2 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा टफ लगता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। जेनॉन जो है वो आपको पता है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस पे कॉन्फ़िगरेशन S2p6 होता है, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। ये अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग नहीं करता है। अब हम अगर जेनॉन को देखें तो ये आ रहा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। हीलियम में 2s2 है, इसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी चौथे नंबर पर है इसके 2s2 2p6 है आपका नियॉन का। उसी तरह से अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपका आता है 5s2 5p6। 5s2 5p6 मैंने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं अगर मैं लिखूं जेनॉन के साथ एक ऑरेंज कलर से मैंने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है आप देखिए, तो ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया है मैंने, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए इसके सारे जो p ऑर्बिटल्स के लोन पेयर्स थे वो आगे बढ़ जाएंगे और वो अनपेयर्ड होकर के d में पहुंच जाएंगे। अब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन इसको जुड़ना 4 ही एटम्स से है, तो उसके 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक के ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि D1 तक। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है। इसके हिसाब से ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। लोन पेयर क्योंकि ज्यादा रिपल्शन करता है मैंने बताया, तो वो यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होगा, क्योंकि इस तरह से बॉन्ड एंगल जो उसका जो एंगल होगा अदर एटम्स के साथ वो 120 डिग्री होगा, यानी जो इक्वेटोरियल प्लेट पे एंगल 120 डिग्री बैठता है, और जबकि एक्सियल पे अगर वो बैठता तो वो तीनों के साथ, तीनों जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एटम्स थे उनके साथ वो 90 डिग्री बनाता। तो इस वजह से वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करेगा। इक्वेटोरियल पे मैंने लोन पेयर दिखा दिया, बाकी 2 ऑक्सीजन जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर और 2 फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पर अरेंज हो जाएंगे। तो शेप इसका थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एक रेगुलर ट्रायगोनल बायपिरामिडल नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, डिस्टॉर्टेड शेप होगा, कुछ ये सीसॉ टाइप का शेप रहता है। तो ये स्ट्रक्चर था। इस तरह से आप सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार करके देखिए, आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।